प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मुझे आशा है कि आप अपने स्थान पर सुरक्षित होंगे। मानव स्वास्थ्य तथा रोग के इस अध्याय में आपका फिर से स्वागत है। इस अध्याय के पहले भाग में हमने मानव स्वास्थ्य में रोगों के बारे में जाना था। इस भाग में हम प्रतिरक्षा और एड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम प्रतिरक्षा के प्रकार, टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण, एलर्जी, स्व प्रतिरक्षा, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र तथा एड्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमें हर रोज बड़ी संख्या में संक्रामक कारकों का सामना करना पड़ता है, परंतु इनमें से कुछ ही रोग के शिकार बनाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या इसका कारण ये है कि हमारा शरीर अधिकांश बाह्य कारकों से अपनी रक्षा कर लेता है? परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिलती है, उसे प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा जिसे कि हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, और उपार्जित प्रतिरक्षा जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। सहज प्रतिरक्षा यानी कि इनेट इम्यूनिटी एक प्रकार की अविशिष्ट यानी कि नॉन स्पेसिफिक रक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है। ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने में हासिल होती है। सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के रोध होते हैं, जिसे कि हम बैरियर भी कहते हैं। पहला, जैसे कि शारीरिक रोध यानी कि फिजिकल बैरियर। हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है जो सूक्ष्म जीवी के प्रवेश को रोकता है। श्वसन, जठरांत यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और जनन मूत्र पथ को अस्त्रित करने वाली एपिथेलियम का श्लेष्मा आलेप, जिसे कि हम म्यूकस कोटिंग कहते हैं, भी शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में हमारी सहायता करता है। दूसरा, कायकीय रोग यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर। आमाशय में अम्ल, मुंह में लार, आंख में आंसू, ये सभी रोगाणुीय वृद्धि को रोकते हैं। तीसरा, कोशिकीय रोध यानी कि सेलुलर बैरियर। हमारे शरीर के रक्त में बहुरूप केंद्रक श्वेताणु, उदासी नरंजी, जिसे कि हम पीएमएनएल यानी कि पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स जैसे कुछ प्रकार के श्वेताणु, और एक केंद्रकाणु यानी कि मोनोसाइट्स तथा प्राकृतिक मार्ग यानी कि लिम्फोसाइट्स के प्रकार एवं उत्तकों में बृहत बक्षकाणु, जिसको कि हम मैक्रोफेजेस बोलते हैं, रिगाणुओं का भक्षण करते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं। अगला रोध, जिसे कि हम साइटोकाइन रोध भी कहते हैं, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीनों का स्रवन करती हैं और असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरी ओर उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट है। इसका अभिलक्षण स्मृति है यानी कि याद रखना। इसका अर्थ ये है कि हमारे शरीर में जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो एक अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करता है, जिसे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक तथा पूर्ववृत्तीय यानी कि एनिमिस्टिक अनुक्रिया होती है। इसका कारण ये तथ्य है कि हमारे शरीर को प्रथम मुठभेड़ की स्मृति है। प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे शरीर के रक्त में मौजूद 2 विशेष प्रकार के लसीकाओं द्वारा होती हैं, और ये हैं बी लसीकाणु और टी लसीकाणु, जिनको हम बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। रोगजनकों की अनुक्रिया में बी लसीकाणु हमारे रक्त में प्रोटीनों की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि वे रोगजनकों से लड़ सकें। ये प्रोटीनें प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। टी कोशिकाएं खुद तो प्रतिरक्षणों का स्रवन नहीं करती हैं, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी कोशिकाओं की सहायता करती हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। 2 छोटी, 2 लघु श्रृंखलाएं कहलाती हैं और 2 बड़ी जो दीर्घ श्रृंखलाएं कहलाती हैं। इसलिए
प्रतिरक्षी को H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं, जिनमें से IgA, IgM, IgE, IgG कुछ उदाहरण हैं। ये प्रतिरक्षी रक्त में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी कि ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स कहा जाता है। ये दो प्रकार की प्रतिरक्षी माध्यम उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं में से एक है। दूसरे प्रकार की अनुक्रिया कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा अनुक्रिया या कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा, जिसे कि हम CMI यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है। टी लसिकाणु CMI का माध्यम बनते हैं जब हृदय, नेत्र, वृक्क, यकृत जैसे अंग संतोषजनक रूप से काम करना बंद कर देते हैं, तो एकमात्र उपचार प्रतिरोपण होता है, जिससे रोगी सामान्य जीवन जी सके। किसी उपयुक्त दाता की तब तलाश शुरू होती है। ऐसा क्यों है कि प्रतिरोपण के लिए हर किसी दाता के अंग नहीं लिए जा सकते? वह क्या है जिसकी जांच डॉक्टर करते हैं? किसी भी स्रोत, पशु, अन्य प्राइमेट या किसी भी मानव का निरोप यानी कि ग्राफ्ट नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वह देर सवेर नकार दिए जाएंगे। कोई भी निरोप प्रतिरोप लेने से पहले उत्तक मिलान और रक्त मिलान अत्यावश्यक है, और इसके बाद भी रोगों को अपने शेष जीवन भर प्रतिरक्षा निरोधक यानी कि इम्यूनोसप्रेसेंट लेने पड़ते हैं। शरीर स्वयं और पर में भेद करने में सक्षम है और कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोप को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है? जब परपोषी प्रतिजनों यानी कि एंटीजेंस का सामना करता है, तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है। प्रतिरक्षीकरण, जिसे कि हम इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी कि पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में जन्मे शिशु के लिए मां का दूध क्यों बहुत ही अत्यावश्यक माना जाता है? क्योंकि दुग्ध श्रवण, जिसे कि हम लैक्टेशन कहते हैं, के प्रारंभिक दिनों के दौरान मां द्वारा स्रवित पीले से तरल, जिसे कि पीयूष या कोलेस्ट्रम कहते हैं, में प्रतिरोधी जैसे कि IgA की प्रचुर मात्रा होती है और यह शिशु की रक्षा करता है। सगर्भता यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को अपरा यानी कि प्लेसेंटा द्वारा मां से कुछ प्रतिरक्षी मिलते हैं। ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा कुछ उदाहरण हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों को समय समय पर कई सारे टीके लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रियित रोगजनक की प्रतिजनी प्रोटीनों को निर्मित शरीर में प्रवेश कराई जाती है। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षा वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनी कारकों को निष्प्रभावी बना देता है। टीका स्मृति बी और टी कोशिकाएं भी बनाते हैं, जो परिवर्ती प्रभावन यानी कि सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती हैं और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती हैं। अगर व्यक्ति किसी ऐसे घातक रोगाणु के संक्रमित में आता है जिसके लिए फौरन प्रतिरक्षियों की आवश्यकता है, जैसा कि टिटनेस में, तो प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षियां और अति अविष यानी कि एंटीटॉक्सिन को टीके के रूप में सीधे ही दिए जाने की जरूरत है। सांप के काटे जाने के मामलों में भी रोगी को जो सुई लगाई जाती है उसमें सर्प जीविष यानी कि वेनम के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी होते हैं। इस प्रकार का प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय
प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। पुनः योरगस डीएनए, जिसे कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहते हैं, प्रौद्योगिकी से जीवाणु या खमीर यानी कि यीस्ट में रोगजनक की प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन होने लगा है। इस विधि से टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा है और इसलिए प्रतिरक्षीकरण हेतु उन टीकों की उपलब्धता खूब बड़ी है। जैसे खमीर से बनने वाला यकृत शोध बी टीका, जिसे कि हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी कहते हैं। आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह गए हों और बिना किसी स्पष्ट कारण के छींकना और गड़गड़ाहट के साथ सांस लेना शुरू करते हैं और जब आप उस जगह से लौट आते हैं तो आपके ये लक्षण गायब हो जाते हैं। हम में से कुछ लोग पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों के प्रति संवेदनशील होते हैं। उपर्युक्त अभिक्रिया पराग, चिचड़ी, जिसे कि हम माइट भी कहते हैं, आदि के प्रति एलर्जी के कारण हो सकते हैं, जो भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है एलर्जन कहलाती है। उनके प्रति बनने वाले प्रतिरक्षियों जैसे कि आईजीई प्रकार की होती है। एलर्जन के सामान्य उदाहरण जैसे कि धूल में चिचड़ी, पराग, प्राणी, लघु शुल्क जैसे कि डेंडर आदि। एलर्जी अनुक्रियाओं के लक्षणों में छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक और सांस लेने में कठिनाई शामिल हैं। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। एलर्जी का कारण जानने के लिए रोगों को संभावित एलर्जनों की बहुत ही थोड़ी सी मात्रा टीके द्वारा दी जाती है और प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइडों जैसी औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण जल्दी घट जाते हैं, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों में प्रतिरक्षा घटी है और एलर्जनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। भारतवर्ष के महानगरों के अधिक बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील के कारण एलर्जियों और दमा, जिसे कि हम अस्थमा भी कहते हैं, से पीड़ित रहते हैं। इसका कारण बच्चों के प्रारंभिक जीवन काल में उन्हें बहुत रक्षित पर्यावरण में रखना हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं स्वयं प्रतिरक्षा की। उच्चतर कुशेरुकियों में विकसित स्मृति आधारित उपर्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों जैसे कि रोगाणु के बीच भेद रखने से की क्षमता पर आधारित है। भेद कर सकने की इस क्षमता का आधार क्या है, ये हमें अभी भी पता नहीं चला है। फिर भी इस बारे में दो उप सिद्धांतों को समझना होगा। पहला, उच्चतर कुशेरुकी विजातीय अणुओं और विजातीय जीवों को भी पहचान सकते हैं। प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान इस संबंध में जानकारी देता है। दूसरा, कभी कभी आनुवंशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देते हैं। इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और ये स्वयं प्रतिरक्षा रोग कहलाता है। हमारे समाज में बहुत से लोग आम भांति संधि शोध, जिसको कि हम रिमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं, से प्रभावित हैं, जो एक स्वयं प्रतिरक्षा का रोग है। चलिए अब हम बात करते हैं शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसिकाव अंग जैसे कि लिम्फाइट ऑर्गन हम कहते हैं, उत्तक कोशिकाएं और घुलनशील अणु जैसा कि प्रतिरक्षी शामिल हैं। जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके होंगे या फिर हमने डिस्कस किया है, प्रतिरक्षा तंत्र इस मायने में बेजोड़ है कि ये विजातीय प्रतिजनों को पहचानता है, इनके प्रति अनुक्रिया करता है और इन्हें याद रखता है। प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी प्रतिक्रियाओं, स्वयं प्रतिरक्षा रोगों और अंग प्रतिरोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लसिकाव अंग, यही वह अंग हैं जिनमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति और या फिर परिपक्वन यानी कि मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन होता है। अस्थि मज्जा, जिसको भी हम बोन मैरो कहते हैं, और थाइमस ऐसे प्राथमिक लसिकाओं अंग हैं जहां अपरिपक्व लसिकाणु
प्रतिजन संवेदनशील लसीकानुओं में विभाजित होते हैं या विभेदित होते हैं। परिपक्वन के बाद लसीकानु प्लीहा, जिसे कि हम स्प्लीन कहते हैं, लसिका ग्रंथियों, टांसिलों, क्षुद्रांत्र के पेयर पेचों और परिशेषिका, जिसे कि हम अपेंडिक्स कहते हैं, जैसे द्वितीयक अंगों में चले जाते हैं। द्वितीयक लसिकाव अंग ऐसे स्थल हैं यहाँ पर लसीकानुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाते हैं। अस्थि मज्जा मुख्य लसिकाव अंग है, जहां लसीकानुओं समेत सभी रुधिरी कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। थाइमस एक स्पॉली यानी कि लोब्ड अंग है, जो हृदय के पास उरोस्थि के नीचे स्थित है। जन्म के समय थाइमस काफी बड़ा होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसका आकार घटता जाता है और यौवनावस्था आने पर यह बहुत छोटे आकार का रह जाता है। अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही टी लसीकानुओं के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया करवाते हैं। प्लीहा सेम के आकार का बड़ा अंग है। इसमें मुख्य रूप से लसीकानु और भक्षकानु होते हैं। ये रुधिरी में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिरी निस्संदक फिल्टर के रूप में काम करते हैं। प्लीहा में लाल रक्त कणिकाएं का बड़ा भंडार होता है। लसिका ग्रंथियां छोटी ठोस संरचनाएं होती हैं, जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न सतहों पर स्थित हैं। यो सूक्ष्म जीव जहां दूसरे प्रतिजन लसिका और उत्तक तरल में आते हैं, लसिका ग्रंथियां उन्हें फांस लेती हैं। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसीकानुओं के संक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। प्रमुख पथों जैसे कि श्वसन, पाचन, जनन मूत्र पथ के अस्तरों, उनकी जो लाइनिंग होती हैं, के भीतर लसिकाव उत्तक स्थित हैं। जो श्लेष्म संबंध लसिकाव उत्तक, जिसे कि हम MLT म्यूकोसोल एसोसिएटेड लिम्फोइड कहते हैं, वो कहलाते हैं। ये मानव शरीर के लसिकाव उत्तक का लगभग 50% है। चलिए अब हम बात करते हैं एड्स के बारे में। एड्स शब्द उपर्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, जिसे कि हम एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहते हैं, के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता, जो व्यक्ति के जीवन काल में उपर्जित होती है और जो इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला और जो लगभग पिछले 33 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया है और इस रोग से लगभग 33 करोड़ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एड्स एक विषाणु रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, जिसे कि हम HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोवायरस कहते हैं, के कारण होता है। HIV विषाणुओं के उस समूह में आता है जिसे पक्ष विषाणु यानी कि रेट्रोवायरस कहते हैं, जिनमें RNA जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। आमतौर पर HIV का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के यौन के संपर्क में आने से होता है या फिर संदूषित रक्त और रुधिरी उत्पादों के आधान से, या फिर संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, जैसा कि अंतशिरा यानी कि इंट्रोवेनस द्वारा ड्रग का कुप्रयोग करने वालों के मामले में होता है। इसका कारण संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में भी हो सकता है। इसीलिए जिन लोगों में यह संक्रमण होने का बहुत ज्यादा खतरा है, वे हैं ऐसे व्यक्ति जो अनेक से मैथुन करते हैं, मादक द्रव्य व्यसनी, जो अंतशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं यानी कि इंट्रावेनम, ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रक्त आदान की जरूरत होती है, और संक्रमित मां से जन्मे बच्चे को। क्या आपको मालूम है कि लोगों को बार बार रक्त आदान की आवश्यकता कब होती है? जहां पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि HIV एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। यह केवल शरीर में द्रवित द्रवों से फैलता है। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वस्थता के लिए आवश्यक है कि HIV यानी कि एड्स प्रभावित व्यक्ति को परिवार या समाज से अलग थलग ना किया जाए।
पता लगाइए ऐसी परिस्थितियों की सूची बनाइए, अपने आसपास आप देखिए कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको ऐसा रोग है। संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है। यह अवधि कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों, प्राय 5 से 10 वर्ष की हो सकती है। व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु बृहत बक्षकाणु, जिसको कि हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, में प्रवेश करता है, जहां उसका आरएनए जीनोम विलोम ट्रांसक्रिप्टेज, जिसे कि हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से प्रकृतीय यानी कि रेप्लिकेशन द्वारा विषाणुवीय डीएनए बनाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एड्स की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। इसके अलावा एचआईवी संक्रमण सचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण फैलता है, ना कि निमोनिया या टाइफाइड की तरह अनजाने में। ये ठीक है कि रक्त आधान या प्रधान रोगियों में, नवजातों में, जैसे मां से जन्मे बच्चे को, आदि में ये संक्रमण सही निगरानी यानी कि मॉनिटरिंग ना होने के कारण हो सकता है। एकमात्र बहाना अनभिज्ञता हो सकती है, लेकिन कहावत बिल्कुल सही है कि अज्ञानता के कारण मत मरो। हमारे देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, जिसे कि हम NACO यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और अन्य गैर सरकारी संगठन जो हैं, जो कि NGOs हैं, वो लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। HIV संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनेक कार्यक्रम जो है वो आरंभ किए हैं। रक्त बैंकों के रक्त को HIV से मुक्त करना, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में केवल प्रयोज्य यानी कि डिस्पोजेबल सुइयां और सिरिंज ही काम में लाई जाएं, इसकी व्यवस्था करना, कंडोम का मुफ्त वितरण, ड्रग के कुप्रयोग को नियंत्रित करना, सुरक्षित यौन संबंध की सिफारिश करना और सुग्राही समष्टि यानी कि ससेप्टेबल पॉपुलेशन में HIV के लिए नियमित जांच को बढ़ावा देना। इन सब कार्यक्रमों से हम एड्स की रोकथाम कर सकते हैं। HIV से संक्रमण या एड्स से ग्रस्त होना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छुपाया जाए, क्योंकि छुपाने से यह संक्रमण और भी ज्यादा लोगों में फैल सकता है। समाज में HIV या एड्स संक्रमित लोगों को सहायता और सहानुभूति की जरूरत होती है एवं उन्हें हे दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। जब तक समाज इसे एक ऐसी समस्या के रूप में नहीं देखेगा जिसका समाधान सामूहिक तौर पर किया जाना चाहिए, तब तक ये रोग एक व्यापक रूप से फैलने की गुंजाइश कई गुना बढ़ जाती है। ये एक ऐसी व्याधि है जिसके फैलाव को समाज और चिकित्सक वर्ग के सम्मिलित प्रयास से ही रोका जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस भाग में हमने प्रतिरक्षा के प्रकार, टीकाकरण और प्रतिरक्षण, जिसमें एलर्जी, स्वयं प्रतिरक्षा, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र तथा एड्स के बारे में जाना। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। मानव स्वास्थ्य तथा रोग के इस अध्याय के अगले भाग में हम कैंसर, ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।